अभी पढ़ते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला इसमें पॉइंट है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। एक तो फर्स्ट इंपोर्टेंट ये होता है कि क्रिटिकल कोण कौन सा कोण होता है, ये एक आपतन कोण होता है। ओके, तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट जाएगा। विरल माध्यम का मतलब वो, जैसे अगर हम बात करें शीशा और पानी का बात करें तो यहाँ पे शीशा जो है सघन माध्यम है, अधिक डेंस है, मतलब ठोस हो गया ना, और ये है कम डेंस, तो ये हो गया विरल माध्यम। ओके, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाना इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता, संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ में जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह चमकने लगता है। जैसे भी फाइबर जो होता है ना, जैसे इंटरनेट का फाइबर, तो वो सब काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। एट फर्स्ट तो यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है तो लाइट जो होगा, लाइट का रे, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होगा। आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण क्या होगा? क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। अगर उसे छोटा हो जाएगा तब तो फिर ये सघन माध्यम की तरफ ही वापस चला जाएगा, मतलब सघन माध्यम की तरफ चला जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच के टूट जाने से उसमें दरार जो आता है उसका चमकना, ये सब उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग में चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना छाया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो। हाँ देखो, जैसे अगर ऐसा फोल्ड है ना तब वो जा सकेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट ऐसा मोड़ देते हैं ना, मतलब वो दब जाएगा, तब वो काम नहीं करेगा। क्लियर? अभी जो आपका चाहे जियो फाइबर है या फिर एयरटेल का फाइबर है, वो इसी पे काम करता है। प्रकाशित तंतु का उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में। प्रकाश तंतु का उपयोग क्या है? प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में प्रकाशित तंतु का प्रयोग होता है। अब आगे जो आपका मतलब टॉपिक है वो है लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन है यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू आउट लेंस। ये आप लोग 9th 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। सामान्यतः दो गोलीय, देखो अवतल या उत्तल जो होता है ना वो गोलीय दर्पण का ही पृष्ठ होता है, तो सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं, चाहे वो किसी साइड से हो, बस दोनों साइड से घिरा होना चाहिए। प्रायः लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। लेंसों के आवर्धन के कुछ परिभाषित शब्द हैं, जैसे कि देखो अंदर है तो ये उत्तल है और इस फॉर्म में है तो अवतल है। उत्तल में बीच में फुला हुआ होगा और अवतल में बीच में कम चौड़ा होगा। यहाँ पे ओ जो है प्रकाशिक केंद्र है, ये ओ। फिर ये जो है प्रकाश का केंद्र कहा जाता है, फोकल दूरी कहा जाता है, फोकस दूरी। और ये जो है केंद्र होता है, जैसे ये अगर हम एक वृत्त बनाएंगे ना तो ये क्या बनेगा? केंद्र बनेगा, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। C2 अपोजिट साइड में माइनस होता है, मतलब दर्पण के अगर उस साइड होगा ना अपोजिट साइड, तो उसको हम क्या कहते हैं? C2 लिखते हैं, उधर F2 लिखते हैं। क्लियर? अब जैसे ऊपर में हम दर्पण का याद किए हुए थे तो वैसे इसमें लेंस का थोड़ा याद करना है।
उत्तल लेंस के लिए दिया गया है कि अगर वस्तु अनंत पर है, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा F2 पर होगा। मतलब जैसे उत्तल दर्पण है तो F2 यहाँ पे था, C2 यहाँ पे था, F1 F2 यहाँ पे है, मतलब F और C यहाँ पे। अगर वस्तु अनंत में ऐसे आ रहा है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक ना। वास्तविक बनेगा बहुत छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, अपोजिट हो गया ना, उल्टा बन जाएगा। अगर C2 से पड़े है तो F2 और C2 के बीच बनेगा, तो वो हमेशा इसी साइड बनता है, ठीक ना, मतलब लगभग। वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा बनेगा। C1 से परे होगा तो वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा। C1 पर होगा तो प्रतिबिंब C2 पर बनेगा, वास्तविक बराबर और उल्टा बनेगा। C1 और F1 यानी C और F इसके बीच में होगा तो C2 से परे होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। F1 पर होगा तो मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। सब में उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, ये थोड़ा याद रखना है आपको। O और F1 के बीच होगा तो लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है इसी से बनेगा, आभासी, सीधा और अपवर्तित बनता है। मतलब सेम वैसा ही होता है जैसा आप दर्पण में पढ़े होगे, ठीक ना, कुछ खास इंपैक्ट नहीं आता इसमें। अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। अब है लेंस की क्षमता, जिसको हम डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f है तो लेंस का क्षमता जो होगा वो 1/f डायोप्टर होगा। डायोप्टर का ऐसे मात्रक या मतलब डायोप्टर जो है ऐसे मात्रक है जिसे हम d से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता घनात्मक, आगे यहाँ दिया गया है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मतलब उत्तल लेंस वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस वाले में क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव जिसमें लगा होगा मतलब उसको दूर का सामान देखने में दिक्कत हो रहा है, और पॉजिटिव का मतलब हुआ निकट का सामान उसको देखने में दिक्कत हो रहा है। निकट का सामान देखने में दिक्कत मतलब दूर दृष्टि दोष, और दूर का सामान देखने में दिक्कत मतलब निकट दृष्टि दोष। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रख दे तो उसकी क्षमताएं जुड़ जाती है तथा संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होता है। लेंस की क्षमता में परिवर्तन, लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। यह लेंस एवं द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मान लिया कि ये जो ओमेगा है म्यू पढ़ो इसको, अपवर्तनांक वाले लेंस की क्षमता अपवर्तनांक डैश वाले द्रव में डुबाया जाता है तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। तो जो डैश वाला होगा ना वो हमेशा छोटा होगा, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस की पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है, अर्थात उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, और लेंस के पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है उसमें डुबाने पर। अब अर्थ है अपवर्तनांक और अपवर्तनांक डैश, यानी अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, जिससे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। वह एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ऐसे द्रव में लेंस को डुबाने से लेंस दिखाई नहीं देता, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। अब है अपवर्तनांक और अपवर्तनांक डैश वाले में कि अर्थात जब लेंस को एक ये है डुबाने से पहले और यह है डुबाने के बाद, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। साथ ही इसके लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। उदाहरण के लिए पानी के अंदर हवा का बुलबुला जो होता है वो उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार जो होता है अवतल लेंस के समान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पानी के अंदर जो बुलबुला होता है वो दिखाई देगा हमको उत्तल लेंस की भांति, पर प्रश्न आपसे ये आता है कि पानी के अंदर बुलबुला जो होता है कैसे व्यवहार करता है, तो वो अवतल लेंस के समान व्यवहार करता है। कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 के लेंस को कार्बन डाइसल्फाइड, यानी उसमें अपवर्तनांक पानी में डुबाने के बाद 1.68 हो जाता है कार्बन सल्फाइड का, में भी उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान व्यवहार करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, जब स्कैटरिंग भी कहते हैं, सॉरी स्कैटरिंग स्पेक्ट्रम,
जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश को अपने अवयव रंगों में व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो आप ये है ना, ये विवगोनोर, ये आप याद रख लो। सबसे नीचे वायलेट है, यहाँ पे रेड है और बीच में क्या है, ग्रीन है। अधिक यही आता है कि सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड, सबसे नीचे बैगनी वायलेट और बीच में ग्रीन यानी हरा। सबसे अधिक तरंगधारी लाल का होता है, सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया, देखो ऊपर यही सब लिखा था कि लाल रंग का तरंगधारी सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है, वो सब क्या फायदा पड़ गया। और वही विचलन जो होता है ना, तरंगधारी के अपोजिट होता है। विचलन सबसे अधिक किसका हो जाएगा, बैगनी का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा। न्यूटन ने 1666 ईस्वी में पाया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होता है। वर्ण विक्षेपन किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों में प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जैसे कि कांच में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। इंद्रधनुष यानी रेनबो, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ पे तीनों होता है, ठीक ना। द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। क्या सब, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का रंग, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। बाहर का मतलब है कि ऐसे अगर होता है ना तो ऊपर में क्या होगा, लाल रंग होगा और नीचे में क्या होगा, बैगनी रंग होगा। इसके अंदर वाली बैगनी किरण आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली लाल किरण 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। जैसे पृथ्वी का झुकाव है उस टाइप से वो बनाता है, जैसा मतलब गोल है उस टाइप से। द्वितीयक इंद्रधनुष, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली किरण सूर्य का 2 बार अपवर्तन और 2 बार, इसमें 2 बार परावर्तन है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, 1 ही बार परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बाहर की ओर बैगनी रंग और अंदर की ओर लाल रंग होता है। इसमें बाहर जो बैगनी होता है उसका होता है 54 डिग्री 52 मिनट और अंदर वाली लाल रंग का 50 डिग्री 8 मिनट। यहाँ पे रिपीट कर लो। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, जो कि प्राइमरी वाले में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक वाले में ऊपर बैगनी होगा, नीचे लाल होगा, जबकि प्राइमरी वाले में क्या है, पहले लाल नीचे बैगनी है, ठीक ना। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देगा। साफ कौन सा दिखाई देगा, तो प्राथमिक दिखाई देगा साफ। अब यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है वो 3 होते हैं, वही सब दिया गया है। तो लाल, हरा और नीला रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मेजेंटा, पिकॉक, नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं क्योंकि सबसे मिला के बनता है वो। जैसे कि लाल, हरा, नीला है ना, तो लाल और हरा को मिलाओगे तो बन जाएगा पीला, हरा और नीला को मिलाओगे तो पिकॉक, और नीला और काला को मिलाओगे तो मेजेंटा, और सबको मिला दो तो ये हो जाएगा सफ़ेद। यहाँ पे वही दिया गया है कि लाल नीला को मिलाओ मेजेंटा, हरा नीला को पिकॉक नीला, हरा लाल मिलाओगे तो पीला। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम पूरक रंग कहते हैं। जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि लाल और पिकॉक नीला मिलेगा तो सफ़ेद हो जाएगा, नीला और पीला मिला दो सफ़ेद हो जाएगा, हरा मैजेंटा मिला दो सफ़ेद हो जाएगा, लाल हरा नीला मिला दो तो सफ़ेद हो जाएगा। याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे देखो 1 मिनट, ये ग्राफ आप लोगों को याद होना चाहिए। इस साइड वाला देखो, जैसे हरा है ना, इस साइड हरा और ये वो हरा और इसको मैजेंटा मिला दो, ये क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाल और नीला तो मिक्स है ना यहाँ पे, इसीलिए सफ़ेद हो जाएगा। उसी प्रकार पीला को साथ हरा को मिला दो, ये क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा। लाल को पिकॉक नीला से मिला दो तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते। आपको वो प्रयोगशाला में मिलाओगे तभी होगा, क्योंकि मार्केट में जो कलर होता है उसमें अशुद्धि होती है।
रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला का उपयोग होता है। देखो ये आसान है पर याद करना, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, 5 बार बोलो। वस्तुओं का रंग, वस्तु जिस रंग को दिखाई देता है वो वास्तव में उसी रंग को परावर्तित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई वस्तु हरा देख रहे हो ना, मतलब वो और रंग को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, हरा को रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। शेष सभी रंग को अवशोषित कर लेता है। वे वस्तुएं सभी रंग को परावर्तित कर देती है, वह श्वेत दिखाई देगा। और जो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा ना, वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगर आगे दिया गया कि काला दिखाई देगा, जब लाल गुलाब को हरा शीशा में लाया जाएगा तो वो भी क्या होगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग को वो अवशोषित कर लेता है। विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न रंगों के किरण डालने पर कैसा रंग बन जाता है वो यहाँ पे दिया गया है। सफ़ेद कागज अगर सफ़ेद में जाएगा तो सफ़ेद होगा, लाल में जाएगा लाल होगा, हरे में हरा हो जाएगा, पीले में पीला और नीले में नीला हो जाएगा। लाल कागज अगर सफ़ेद में जाएगा तो लाल होगा, लाल में जाएगा तो लाल ही होगा, हरे में काला हो जाएगा, पीले में भी काला, नीले में भी काला। हरा कागज अगर सफ़ेद में तो हरा, लाल में काला, हरी में हरा ही रहेगा और फिर काला काला। पीला कागज सफ़ेद में पीला रहेगा और पीला में पीला रहेगा और हर जगह काला हो जाएगा। नीला कागज नीला में नीला और नीला में नीला और हर जगह क्या होगा? काला हो जाएगा। प्रकाश तरंग का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंग के व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के तरंग प्रकृति पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। जब समान आवृत्ति व समान आयाम के दो प्रकाश तरंग को मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत के किसी माध्यम में से गमन कराया जाता है तो उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपोषी यानी कंडक्टिव, और दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण। संतोषी व्यतिकरण क्या होता है? तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती है वहां प्रकाश का परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संपोषी। और विनाशी में क्या होता है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलता है वह प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण का विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। नोट में दिया गया है, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंग का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ साउंड, मतलब ये लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्रुवन किसका होता है? तो लाइट का होता है। ध्रुवन प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करता है। और ध्वनि जो होगा ना उसका पोलराइजेशन नहीं होता है, ओनली किसका होता है? प्रकाश का होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवन की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो, तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी यह घटना ध्रुवन कहलाती है। साधारण प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संरचना की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सम्मिलित रूप से होता है। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि उत्सर्जित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश का उदाहरण है। मतलब ये सब का नहीं होगा, सन का होता है, सन के लाइट का। प्रकाश तरंग का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों यानी विद्युत क्षेत्रों के कारण ही हो पाता है। आगे अपना मानव नेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इस बार ना जो एग्जाम में एनटीपीसी हो रहा है तो बहुत सारे सेट में निकट दृष्टि दोष के बदले में मायोपिया लिख रहा है, मतलब मायोपिया और हाइपर मायोपिया। तो याद रखना, निकट वाले को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष वाले को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। तो याद रखना थोड़ा। मायोपिया, इस मतलब हिंदी में भी मायोपिया लिख दिया गया था, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप हिंदी इंग्लिश कर लोगे। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। कारण क्या है इसमें? तो लेंस का गोलाई बढ़ जाता है। लेंस का गोलाई क्या होता है? बढ़ जाता है। फोकस दूरी घट जाता है और लेंस की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ये हुआ निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए हम पॉजिटिव चश्मा लगाते हैं। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। रोग के निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए निगेटिव बनता है इसमें, निगेटिव चश्मा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस निगेटिव ही होता है। अब है दूर दृष्टि दोष यानी हाइपर मेट्रोपिया।
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। कारण इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता घट जाती है। पूरा अपोजिट होता है उसके। इस रोग में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रोग के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब है जरा दृष्टि दोष। वृद्धावस्था के कारण मनुष्य की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर का वस्तु ना ही निकट का वस्तु देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस यानी उभयोत्तल लेंस या बायफोकल लेंस का उपयोग होता है। याद रखना, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस। चौथा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, एंटी गेमेस्टिमिज्म। 1 मिनट, ये क्या हो गया? इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। नोट में दिया गया है, रेटिना के शंकु कोशिका से रंग का एवं क्षर कोशिका से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है। जब आंख में धूल जाता है तो उसका नेत्र श्लेष्मता कंजक्टिव अंग सूज जाता है और वो लाल हो जाता है। आंख के रंग का मतलब है आइरिस का रंग। सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु जो है उतना छोटा दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, जहां डी अगर 25 सेंटीमीटर का मतलब आदर्श दूरी जो होता है और एफ ही क्या हो गया यहाँ पे फोकस दूरी, m बराबर 1 + dy/f। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसमें एक ही अक्ष पर 2 उत्तल लेंस याद रखना, उत्तल है हर जगह, ठीक ना। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के समीप होता है उसे हम अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक यानी मुख्य व्यास अभिनेत्रक लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका और अभिदृश्यक में जितने ही कम फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग होता है उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। आगे है दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप। इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस से अधिक होती है। अभिदृश्यक लेंस अधिक द्वारक का होता है जिससे यह दूर से आने वाली प्रकाश की अधिक मात्रा को एकत्रित कर लेता है दूरदर्शी में, जिसके खोज